तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। ये कोई आम पुरानी किताब नहीं है, बल्कि सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने की एक एकदम प्रैक्टिकल और सच कहूं तो कभी-कभी बहुत ही क्रूर मास्टर क्लास है। इस चर्चा में हम सत्ता के इन अलग-अलग घेरों को एक-एक करके डिकोड करेंगे। शासन के विज्ञान से शुरू करते हुए राजा के जासूस, कानून व्यवस्था, विदेश नीति और आखिर में युद्ध कला तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर असल में हमारी आज की इस पूरी जर्नी का बेस है। एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो हमें साफ साफ बताता है कि एक विशाल साम्राज्य को खड़ा करने और उसे बचाए रखने का असली मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी शासन विज्ञान। देखिए, किसी भी राज्य के सेंटर में होता है राजा। अब व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है दंड नीति, यानी सजा का नियम। अर्थशास्त्र एक बहुत ही सीधी सी चेतावनी देता है कि अगर शासक का डंडा नहीं चला तो समझ लीजिए मत्स्य न्याय लागू हो जाएगा। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ताकतवर हमेशा कमजोर को निगल जाएगा। बिना खौफ के शासन चल ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया को जीतने से पहले एक शासक को खुद को जीतना होता है। उसे अपने अंदर के इन 6 सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म करना होता है ताकि वो अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख सके। क्योंकि जो राजा अपनी इच्छाओं और गुस्से के कंट्रोल में आ गया, वो बाहर के दुश्मनों से हारने से पहले खुद ही अपना विनाश कर लेता है। अब राजा के दिमाग से निकलकर महल की 4 दीवारी के अंदर चलते हैं, जहां जासूसी और शक का एक बहुत ही गहरा जाल बुना गया है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, सत्ता के लिए ये कितनी खौफनाक और प्रैक्टिकल चेतावनी है कि राजकुमारों में केकड़ों की तरह अपने ही पैदा करने वाले को खा जाने की आदत होती है। इसीलिए तो ये ग्रंथ राजा को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए इतने सख्त कदम उठाने को कहता है, यहाँ तक कि खुद के बेटों से भी अलर्ट रहने की सलाह देता है। और यही एंट्री होती है इस ग्रंथ के पहले खंड के अध्याय 11 की, जो खुफिया नेटवर्क की पूरी नींव रखता है। कंट्रोल बनाए रखने के लिए राजा को 9 अलग अलग तरह के जासूसों का जाल बिछाना ही होगा। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राजा को अपने ही किसी मंत्री पर करप्शन का शक है, तो वो सीधा पुलिस नहीं भेजेगा, बल्कि वो व्यापारी के भेष में अपने एक जासूस को भेजेगा। ये नकली व्यापारी मंत्री को किसी झूठी डील में बहुत बड़ी रिश्वत का लालच देगा। अगर मंत्री फिसल गया तो बस वो वफादारी के टेस्ट में फेल। तो अध्याय 11 का सीधा सा निचोड़ यही है कि राजा को कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मंत्रियों को परखना हो, जनता की जासूसी करनी हो या दुश्मनों के खेमे में घुसपैठ करनी हो, इन 9 तरह के जासूसों का लगातार और सिस्टमैटिक इस्तेमाल करना ही सत्ता बचाने की असली चाबी है। अब महल से थोड़ा और बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस सिस्टम की जो इस पूरे साम्राज्य को चलाता है, कानून, धन और दंड। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि करप्शन कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। इस ग्रंथ में बाकायदा 40, जी हाँ, पूरे 40 ऐसे सटीक तरीके बताए गए हैं जिनसे सरकारी खजाने से पैसों का गबन किया जा सकता है। मतलब प्राचीन काल की ब्यूरोक्रेसी की टेंशन भी आज से कुछ खास अलग नहीं थी। उस जमाने के ऑडिटर्स को भी ये नज़र रखनी पड़ती थी कि कहीं किसी चीज़ के दाम तो नहीं बदल दिए गए या किसी लेनदेन की कैलेंडर तारीख में कोई हेराफेरी तो नहीं हो गई। सोचिए, उस वक्त का प्रशासन आज के मॉडर्न ऑडिट सिस्टम जितना ही चौकन्ना था। और अगर कोई कानून तोड़ता था तो उसके नतीजे बेहद सख्त होते थे। समाज में ऑर्डर बनाए रखने के लिए सिर्फ जुर्माने नहीं लगते थे, बल्कि बहुत ही खौफनाक शारीरिक सजाएं भी दी जाती थीं। कानून का डर एकदम जरूरी माना गया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ एक राजा आखिर इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करता है? इसी का जवाब हमें मिलता है विदेश नीति के इन 6 सूत्रों में, जहाँ ये तय होता है कि कब हमला करना है और कब सामने वाले को देखकर मुस्कुराना है। अर्थशास्त्र इस मामले में बिल्कुल साफ और क्रूर है। इसका सीधा सा फंडा है, शांति का समझौता हमेशा अपने बराबर वालों से या जो आपसे ज्यादा ताकतवर है उनके साथ ही करो। लेकिन अगर कोई राजा आपसे कमजोर है तो बिना सोचे उस पर हमला कर दो। कूटनीति का हर एक मूव पूरी तरह से कैलकुलेटेड होता था। आपको शांति बनानी है, युद्ध करना है, न्यूट्रल रहना है या फिर किसी और की जमीन हड़पने के लिए कोई लंबी डील करनी है, ये सब दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। राजा को अपने फायदे के हिसाब से हमेशा इन 6 ऑप्शंस में से एकदम सही चाल चुननी होती थी। लेकिन जब कूटनीति के ये सारे दांव पेंच फेल हो जाते हैं,
तब आती है राज्य की सबसे बड़ी ताकत, यानी युद्ध कला। जब बातचीत से काम ना बने तो ग्रंथ हमें मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ही डिटेल में बताता है। इसमें सेना को सांप या लाठी के शेप में तैनात करने जैसी खास व्यूह रचनाएं शामिल हैं, ताकि जंग के मैदान में मुड़कर दुश्मन की टुकड़ियों को बड़ी आसानी से कुचला जा सके। पर एक बात जो बहुत ही कमाल की है वो ये कि धन ही धन को बांधता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना रिसोर्सेज के आप कोई जंग नहीं जीत सकते। युद्ध असल में एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह है, जहां आपको ये देखना ही पड़ेगा कि आपके कितने सैनिक जा रहे हैं, कितना खजाना खाली हो रहा है और उसके बदले में आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है। तो इस पूरे प्राचीन ग्रंथ के इन बेहद कैलकुलेटेड और सख्त नियमों को समझने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता और सर्वाइवल के जो बेसिक रूल्स ठप थे वो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं? जरा सोचिए, क्या आज के मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स भी इसी अर्थशास्त्र के पन्नों से मेल नहीं खाती? इस बारे में जरूर सोचिएगा।